क्या हमारी दुनिया संस्कृतियों के संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? फ्रांस और स्वीडन की घटनाओं से क्या किसी खतरनाक भविष्य का संकेत मिल रहा है? नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। साल 1993 में यानी आज से लगभग 30 साल पहले अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी रखी थी। उन्होंने बताया था कि दुनिया पर राज कर रही पश्चिमी ताकतों के सामने इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत नई चुनौती पेश करेगी। उनका मानना था कि पश्चिमी देशों का अगला बड़ा युद्ध इस्लामी देशों के साथ संभव है। हंटिंगटन ने अपनी थ्योरी को स्थापित करने के लिए बाकायदा एक किताब लिखी जिसका नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। इस किताब पर पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हुई। अब जरा सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी को वर्तमान संदर्भ में देखते हैं। फ्रांस में एक अल्जीरियाई टीनेजर लड़के को पुलिस ने गोली मार दी, जिसके बाद से वहां लगातार दंगे चल रहे हैं। नकाबपोश दंगाई लूटपाट और हिंसा करने पर लगातार जारी है वहां पे, जिसमें मुख्य रूप से फ्रांस पहुंचे मुस्लिम शरणार्थी शामिल हैं जो फ्रांस के बाहरी हिस्सों में बसे हुए हैं। ये दंगाई अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए पूरे फ्रांस में आगजनी कर रहे हैं। उनकी संख्या और आक्रामकता के आगे फ्रांस का प्रशासन घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रांस के इन दंगों ने यूरोप के लगभग सभी देशों के लोगों के हृदय में इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रति Macron, the president of France, recently said the Islamic world is in a crisis. In my opinion, yeah, we do have problems. We do have Boko Haram, we have Al-Qaeda, we have Taliban, we have problems. But the broader picture, Islam is very successful, it's growing very fast. And we're doing really well. Dubai is not in a crisis. Abu Dhabi, the UAE, Bahrain, Oman, Kuwait, there's no crisis there. The Muslim countries are doing good there. Only some places there's a problem. I say, no, you are in a crisis. You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work, they want free welfare. They want to marry French women, blonde hair, blue eyes. They don't have time to work. अब एक दूसरी घटना की तरफ नजर डालिए। 28 जुलाई 2023 को, यानी जिस दिन मुस्लिम लोग ईद उल फित्र का ईद उल अजहा का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक उसी दिन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में वहां की सबसे बड़ी सेंट्रल मस्जिद के सामने सलमान मोमिका नाम के एक आदमी ने सार्वजनिक रूप से मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान को पहले अपने पैरों के नीचे खुसला और फिर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों में हंगामा मच गया। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, मोरक्को, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, जॉर्डन, कुवैत, यमन, सीरिया, फिलिस्तीन जैसे देशों ने स्वीडन में हुई कुरान जलाने की घटना पर कड़ा विरोध जाहिर किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक देशों ने आपात बैठक बुलाई और स्वीडन सरकार की तीखी आलोचना की। खास बात यह है कि ये मुस्लिम देश फ्रांस में इस्लामी कट्टरपंथियों के हिंसक प्रदर्शन पर चुप हैं और उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि इन दंगाइयों ने फ्रांस के मार्सेले शहर में सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी को फूंक डाला। लाखों बहुमूल्य किताबें जलकर राख हो गई। स्कूल समेत कई शिक्षण संस्थानों में आग लगा दी गई। लेकिन किसी भी इस्लामी देश ने इन मुस्लिम दंगाइयों की आलोचना में एक शब्द भी नहीं कहा है अभी तक। लेकिन स्वीडन में एक सिरफिरे द्वारा कुरान जलाए जाने पर सभी एकजुट होकर शोर मचा रहे हैं। ऐसी करतूतें पहले भी हुई हैं। आपको याद होगा, एक युवा राजनेता नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलती से कुछ कह दिया था, जिसके खिलाफ खूब धरना प्रदर्शन हुआ। नुपुर के समर्थन में पोस्ट लिखने पर उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। अमरावती में उमेश कोल्हे को भी मार दिया गया। लेकिन जब एक आतंकवादी संगठन अपने संगठन का नाम जैश ए मोहम्मद रखकर सैकड़ों बेगुनाह और मासूम लोगों की हत्या कर देता है, तो उसके विरोध में एक भी आवाज नहीं उठती है। कोई भी आतंकियों द्वारा पैगंबर के नाम के गलत इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर नहीं करता, ना ही कोई फतवा जारी होता है। इस तरह के दोगले रवैये पर सबकी नजर है। ऐसी हठधर्मिता की वजह से पूरी दुनिया में सांस्कृतिक रूप से खेमेबंदी बेहद तेज हो गई है और
संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है, जिसके बारे में सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन ने 30 साल पहले ही लिख दिया था। उन्होंने अपनी किताब में एक और बेहद अहम बात लिखी थी कि भविष्य में पश्चिमी देशों के सामने जो चुनौती खड़ी होगी उसमें वामपंथी और इस्लामी ताकतें एक साथ खड़ी दिखाई देंगी। इस बात का संकेत भी अब दिखाई देने लगा है। हाल ही में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता कराया और दोनों के बीच की एक बहुत बड़ी लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म कराने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा रूस और चीन ने मिलकर पश्चिमी देशों के खिलाफ एक ब्लॉक का भी निर्माण किया है, यानी रूस, चीन और इस्लामी देश एक ही खेमे में दिखाई देने लगे हैं। हमारे बेहद दूरदर्शी और पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी 2 साल पहले यानी 15 सितंबर 2021 को चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ का जिक्र करते हुए सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जिक्र किया था और भारत को इससे निपटने के लिए तीनों सेनाओं के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की जरूरत बताई थी। Do that, what is going to happen in Afghanistan? Only time will tell. Let us wait and watch whether everything is moving the way people thought they will move. Nobody ever thought the Taliban will take over the country so fast. What is going to happen in the future? You don't know what is happening. What is likely to happen in the future? There could be still more turmoil and more changes which cannot as of now be anticipated. As far as drones are तो स्वर्गीय जनरल रावत जैसे दूरदर्शी सैन्य अधिकारी की बात को भी नकारा नहीं जा सकता। आज जिस तरह से फ्रांस और स्वीडन की घटनाएं हुई हैं, उसे देखते हुए लगता है कि हंटिंगटन की थ्योरी के मुताबिक दुनिया में खेमेबंदियां तेज हो गई हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि युद्ध होना चाहिए या फिर युद्ध होकर रहेगा। दुनिया में शांति, विकास और स्थिरता के लिए किसी भी तरह के संघर्ष को टाला जाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए दुनिया के अलग अलग हिस्से में हो रही घटनाओं का विश्लेषण बेहद जरूरी है। सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी के प्रकाश में फ्रांस और स्वीडन की घटनाओं को देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए उसके लक्षणों की पहचान बेहद आवश्यक होती है ताकि समय रहते बीमारी का निदान किया जा सके, यानी संघर्ष को टालने का रास्ता निकाला जा सके। हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत की अनुपालना पर जोर दिया है, लेकिन यह तभी संभव है जब दुनिया में अलग अलग सांस्कृतिक पहचान के लोग संघर्ष की मानसिकता से बाहर आए और अपने फॉल्स ईगो और झूठे सिद्धांतों का त्याग करके भारत का नेतृत्व स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।